बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने छोड़ा था। कंट्रोल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी एंड सोडियम कंसंट्रेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ी थी, कंसर्न रेटिंग ऑफ यूरिन एंड डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी और सोडियम कंसंट्रेशन। इनका कंट्रोल, कौन से दो मैकेनिज्म है जो इनको कंट्रोल करते हैं। अब ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ केटाइंस या नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर सोडियम भी है, बाइकार्बोनेट भी है, क्लोराइड भी है, लेकिन मोस्ट अबेंडेंट केटाइन है वो है सोडियम। 140 से लेकर 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। तो जो प्लाज्मा का जो सोडियम कंसंट्रेशन है वही प्लाज्मा की यानी ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी को डिटरमिन करता है। तो अगर हम सोडियम की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो फिर ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी भी चेंज होती है। तो जो ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगर हम इसको करेक्ट करें तो 280 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को इग्नोर कर दे या खत्म कर दे या फिर उसको लेते हुए चले, अगर इग्नोर कर देते तो फिर 300, अगर हम इसको ठीक करते हैं तो 280 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलती है। ऑस्मोलैरिटी को ठीक करने के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला जो मैकेनिज्म है ठीक करने का मतलब इसको कंट्रोल करने वाले दो मैकेनिज्म है, रेगुलेट करने वाले। पहला जो मैकेनिज्म होगा उसको बोलेंगे ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच फीडबैक और दूसरा होगा थर्स्ट मैकेनिज्म। तो पहला मैकेनिज्म है एडीएच के ऊपर और दूसरा मैकेनिज्म डिपेंडेंट होगा थर्स्ट मैकेनिज्म। स्टार्ट करते हैं एडीएच वाले से। तो एडीएच वो हार्मोन है जो प्रोड्यूस तो होता है हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इसकी सिक्रेशन होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पहले पढ़ लेते हैं ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच फीडबैक मैकेनिज्म। तो जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, यानी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच सिस्टम एक्टिवेट होता है। किस तरह? ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी है तो उसको सेंस करने वाले स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस में। वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में नियर द सुपराऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो वो रिसेप्टर जो ऑस्मोलैरिटी को सेंस करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर ऑस्मोलैरिटी को सेंस करने के बाद सिग्नल भेजेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद जब सिग्नल आएगा तो वो एडीएच की ज़्यादा रिलीज करवाएगा जो स्टोर होती है सिक्रेटरी ग्रैन्यूल में। जब एडीएच ज़्यादा सिक्रीट होगा तो फिर एडीएच किडनी के पास जाएगा, वहाँ पे लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट वहाँ पे जाके काम करेगा। वहाँ पे वाटर की परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा। जब वाटर की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो वाटर की रिअब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी जिसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा और दूसरी तरफ आपने वाटर की रिअब्सॉर्प्शन करा दिया है। जब वाटर की रिअब्सॉर्प्शन करा दी है तो फिर ईसीएफ के अंदर वाटर ज़्यादा आ गया है, सॉल्यूट की डाइल्यूशन होगी जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी। बिल्कुल ऑपोजिट इवेंट्स होंगे जब ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। कम होगी फिर ऑस्मो रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर इनहिबिट हो जाएगा, एडीएच की सिक्रेशन नहीं होगी, एडीएच की सिक्रेशन नहीं होगी, वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। वाटर की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वाटर का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा तो फिर डाइल्यूट यूरिन देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अब एडीएच बनता कहाँ पे है? एडीएच बनता है हाइपोथैलेमस के दो न्यूरॉन्स के अंदर, सुप्राऑप्टिक, पैरावेंट्रिकुलर। सुप्राऑप्टिक ने ज़्यादातर जो मेजर सिंथेसिस होती है वो सुप्राऑप्टिक के अंदर, लेकिन पैरावेंट्रिकुलर में 1/6, सुप्राऑप्टिक में 5/6। दोनों न्यूक्लियस के पास एक्सोनल एक्सटेंशन होती है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जा रही है। इन्हीं एक्सोनल एक्सटेंशन के जरिए एडीएच ट्रांसपोर्ट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। एडीएच की सिक्रेशन होती है ऑस्मोटिक स्टिमुलेशन, जो ऑस्मोटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एडीएच आर्टेरियल प्रेशर के कम हो जाने की वजह से भी स्टिमुलेट होता है। तो जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा या ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तब भी एडीएच की स्टिमुलेशन होगी। लेकिन कौन सा स्टिमुलस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऑस्मोलैरिटी वाला या ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर का ड्रॉप? तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होगा वो है प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। तो लेकिन ये बैरो रिसेप्टर की स्टिमुलेशन से भी एडीएच की रिलीज हो सकती है। किस तरह? जब भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगी, एरोटिक बैरो रिसेप्टर, उसके साथ कार्डियो पल्मोनरी रिफ्लेक्स भी। इसकी वजह से जो सेंसरी नर्व होती है वो वेगस और ग्लॉसोफेरेंजियल, ये साइनेप्स करती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरिस के पास। फिर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरिस इंफॉर्मेशन सेंड करेगा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स को जो एडीएच की सिक्रेशन करवा देगी। तो इस तरह ब्लड प्रेशर का ड्रॉप एडीएच की सिक्रेशन कराएगा। इस एडीएच की सिक्रेशन का फायदा क्या होगा? अगर हेमरेज हो गया, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्सेस के जरिए इसकी सिक्रेशन ज़्यादा होगी। इसने वाटर की रिटेंशन करा देनी है। इसने लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और मेडुलरी डक्ट, यहाँ पे वाटर की रिअब्सॉर्प्शन करा के वाटर को ईसीएफ के अंदर ऐड करवा देगा। ईसीएफ वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो जाएंगे। इसके स्टिमुलस पढ़ लेते हैं क्या क्या होती है स्टिमुलस। पहला है ऑस्मोलैरिटी। अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है तब एडीएच की सिक्रेशन ज़्यादा होगी।
ब्लड वॉल्यूम कम होना, ब्लड प्रेशर कम होना, इसके साथ नोजिया, हाइपोक्सिया, इन दो कंडीशन में भी एडीएच की सिक्रेशन ज़्यादा होती है। सो इसको उल्टा कर देते हैं, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम होना, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, तब इसकी सिक्रेशन कम होगी। कुछ ड्रग्स होती हैं जो इसको स्टिमुलेट करवाती हैं, इसकी सिक्रेशन को बढ़ा देती हैं। इसको याद करने का तरीका MNK, M से मॉर्फिन, N से निकोटीन और C से MNC है, सॉरी, साइक्लोफॉस्फेनाइड। ड्रग्स कौन कौन सी है जो उसको इनहिबिट करती है? ACH, तो अल्कोहल, क्लोनिडीन जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है क्लोनिडीन, और हैलोपेरिडोल जो डोपामिन ब्लॉकर है। तो ये तीन ड्रग्स ACH और MNC बढ़ाती है, ACH ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है थर्स्ट मैकेनिज्म। पहले तो हमने पढ़ लिया ADH, लेकिन थर्स्ट मैकेनिज्म भी होगा, वो भी ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी की वजह से एक्टिवेट होता है। इसके क्या क्या स्टिमुलस होते हैं थर्स्ट के, कि अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है या अगर ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, बिल्कुल वही है। इसी तरह एंजियोटेंसिन 2 ये भी थर्स्ट को स्टिमुलेट करवाता है। ड्राई माउथ ये भी स्टिमुलेट कराता है। अगर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होती है, इनहिबिट करेगी। एंजियोटेंसिन 2 कम होना चाहिए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी ड्रॉप करनी चाहिए। तो ये वही स्टिमुलाई है जो ADH की सिक्रेशन को भी कंट्रोल करते थे। दो इंपॉर्टेंट स्टिमुलस जो थर्स्ट को कंट्रोल करते हैं, पहला है ECF ऑस्मोलैरिटी का इंक्रीज हो जाना, और दूसरा ब्लड वॉल्यूम और आर्टीरियल प्रेशर का डिक्रीज। तो ऑस्मोलैरिटी का ज़्यादा, ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर का ड्रॉप कर जाना। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है वो है एंजियोटेंसिन 2, और एंजियोटेंसिन 2 भी स्टिमुलेट होता है लो ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर की वजह से। तो इसका एक्शन भी असल में पोटेंशिएट कर रहा है ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम के ड्रॉप को। और कौन कौन से स्टिमुलस हो गए? ड्राई माउथ और म्यूकस सिक्रेशन, सॉरी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इसोफेगस, और उसके अलावा डिग्री ऑफ गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। अगर ड्राई माउथ देखने को मिलता है तब थर्स्ट की स्टिमुलेशन ज़्यादा होगी, कि अगर गला सूख जाता है बार बार बोलने से, या फिर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होती है तो फिर इसकी सिक्रेशन ब्लॉक हो जाती है। अब जो थर्ड सेंटर है वो किस जगह पे होता है? थर्ड सेंटर दो जगह पे होता है। पहला जो थर्ड वेंट्रिकल की एंटीरोलैटरल वाल है, जिसको बोलते हैं AV3V रीजन, ये एरिया, और इसके साथ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर एंटीरोलैटरल एरिया। तो उसको, ये दो सेंटर, इन दोनों को मिला के हम थर्ड सेंटर कहते हैं। ये थर्ड सेंटर जब स्टिमुलेट होकर, जब प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम, एंजियोटेंसिन ज़्यादा या ड्राई माउथ। अब हम ADH के लिए भी कुछ देख लेते हैं। वो कौन सा सेंटर है जो ADH की सिक्रेशन को और ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल करता है? वो मैंने आपको बताया, थर्ड वेंट्रिकल का एंटीरो वेंट्रल एरिया, जिसको बोलते हैं AV3V एरिया। इसका जो अपर पार्ट है, इसको अपर पार्ट को बोलते हैं हम सबफॉर्निकल ऑर्गन, उसके इंफीरियर पार्ट को बोलते हैं ऑर्गेनम मस्कुलोजम ऑफ लैमिना टर्मिनालिस। इन दोनों के दरमियान में एक और पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसका मल्टीपल कनेक्शन होता है किसके साथ? सबफॉर्निकल के साथ और ऑर्गेनम मस्कुलोजम ऑफ लैमिना टर्मिनालिस के साथ। और इसका किसके साथ होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के साथ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल सेंटर के साथ। अब ये होगा क्या, कैसे करेगा? जो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं वो सब फॉर्निकल ऑर्गन के अंदर होते हैं और ऑर्गेनम मस्कुलिज्म ऑफ लैमिना टर्मिनालिस, क्योंकि OVLT एंड सब फॉर्निकल ऑर्गन, इनके पास कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, तो ये प्लाज्मा के कंटेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर है और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को चेक करते हैं। जब ऑस्मोलैरिटी ठीक है तब ये इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के पास। कैसे सेंड करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन पहले देते हैं मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को। वो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस आगे इन्फॉर्मेशन देगा सुप्रा ऑप्टिक का, सुप्रा ऑप्टिक से ADH प्रोड्यूस होगा। वो ADH आगे जाके क्या करा देगा? वाटर की डिटेंशन करा देगा। अगर AV3 एरिया की लीजन होती है तो हमें ADH के सिक्रेशन में ब्लॉक देखने को मिलेगा, थर्स्ट भी नहीं देखने को मिलेगी, सोडियम एपिटाइट या ब्लड प्रेशर ये भी ड्रॉप देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, सोडियम एपिटाइट होगा, थर्स्ट होगा। सोडियम एपिटाइट का मतलब जो साल्ट के लिए जो एपिटाइट होती है, यानी नमक की जो भूख होती है, ताकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सके। और दूसरा ADH सिक्रेशन। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो हम इसको यहाँ से इस तरह से लिख लेते हैं कि जो AV3 एरिया है, AV3 एरिया के दो पार्ट, सब ऑर्गन और ऑर्गेनम मस्कुलोजम ऑफ लैमिना टर्मिनालिस, इन दोनों के दरमियान में मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होगा, मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होगा। अब जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है इससे भी कनेक्टेड है, और इसके साथ मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस किसके साथ कनेक्टेड है? सुपर ऑप्टिक के साथ। और ये मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस कनेक्टेड है किसके साथ? और ये कनेक्टेड होता है असल में जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल सेंटर्स होते हैं। ठीक हो गया? तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल एरिया होते हैं मेडुला में, तो मेडुला में वेजोमोटर सेंटर।
तो यहाँ से अगर ब्लड प्रेशर का ड्रॉप हमें देखने को मिलता है तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पे जाएगी, अगर हमें ऑस्मोलैरिटी का देखने को मिलता है तो फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ जाएगी। तो ये था बेसिक ओवरव्यू थर्स्ट का और एडीएच मैकेनिज्म का। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कहते हैं तो एडीएच और थर्स्ट मैकेनिज्म साथ मिलकर काम करती है ताकि ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी को और सोडियम कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। इसके बाद जो एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन कहते हैं कि ये ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी को कंट्रोल करने के लिए मेजर पार्ट नहीं होते। किस तरह? एंजियोटेंसिन 2 क्यों? क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन ये काम करते होते हैं आइसोस्मोटिक जो वाटर की रिटेंशन, एल्डोस्टेरोन सोडियम की रिटेंशन करवाता होता है एंजियोटेंसिन 2, लेकिन जब सोडियम की रिटेंशन होती है तो वाटर इनको फॉलो करता है। और दूसरी बात, जो ऑस्मोलैरिटी को चेक करने वाले फैक्टर्स हैं वो एडीएच और थर्स्ट होते हैं, एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन नहीं होते। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, लेकिन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनका सोडियम कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सोडियम के साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को भी साथ ही प्रमोट करते हैं, यानी जितना सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा उतना ही वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, जिसकी वजह से दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। दूसरी बात, जब तक एडीएच और थर्स्ट मैकेनिज्म काम कर रहे हैं, जब भी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम होगी तो उसको वापस नॉर्मलाइज किया जाएगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन होती है कि अगर एल्डोस्टेरोन का कंप्लीट लॉस देखने को मिलता है, तब क्या होगा? तो किडनी ज़्यादा सोडियम को लॉस करेगी, जिसकी वजह से प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन कम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। किस तरह? कि अगर एल्डोस्टेरोन हो गया, एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर सोडियम का लॉस ज़्यादा होगा। जब सोडियम का लॉस ज़्यादा होगा, वाटर भी साथ फॉलो करेगा, तो बट सोडियम का लॉस ज़्यादा होगा, फिर इसकी वजह से जो ऑस्मोलैरिटी है ईसीएफ की वो क्या कर जाएगी? ऑस्मोलैरिटी तो ड्रॉप करेगी, इसके साथ साथ वॉल्यूम भी ड्रॉप कर जाएगा। तो ईसीएफ वॉल्यूम ड्रॉप कर जाएगा, ईसीएफ वॉल्यूम ड्रॉप कर जाएगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा तो फिर क्या होगा? थर्स्ट मैकेनिज्म की एक्टिवेशन की वजह से वाटर ज़्यादा ऐड होगा, वाटर ज़्यादा ऐड होगा तो वाटर सोडियम को डाइल्यूट कर देगा। इस तरह सोडियम आयन की कंसंट्रेशन एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी में, जिसको बोलते हैं एडिशन डिजीज, इसमें काफ़ी कम हो जाएगी। दोबारा बता देता हूँ, एडिशन डिजीज हुआ, वाटर का लॉस हुआ, वाटर का लॉस हुआ, ईसीएफ वॉल्यूम कम हो गया, थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, उसने वाटर को ऐड करवा दिया, सोडियम आयन डाइल्यूट हो गए, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है? 29, यूरिन कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।